अस्सलाम वालेकुम। मेरी कहानी सुनने वाले मेरे लिसनर्स एंड टीचर्स आप सब कैसे हैं? मैं अल्लाह ताला की यहाँ पर उम्मीद हूँ कि आप लोग अपनी फैमिलीज़ के साथ दुनिया के जिस कोने में जहाँ कहीं भी आबाद होंगे, आप खुश होंगे, शाद होंगे, आप आबाद होंगे और महफूज़ होंगे। आप ना सिर्फ़ अपना बल्कि अपनी फैमिलीज़ का भरपूर ख़्याल रख रहे होंगे। अल्लाह ताला आपको हर आफ़त, हर मुसीबत से महफूज़ रखे। इस वक़्त आप नॉवल क्रिएशन के प्लेटफ़ॉर्म पर सुन रहे हैं जन्नत के पत्ते, नमर अहमद का लिखा हुआ एक खूबसूरत नॉवल। तो आइए शुरू करते हैं। ऐसा क्या गलत कह दिया है मैंने? वो जी भर कर कोफ्त का शिकार हुई। तुम पागल हो गई हो। तुम्हारे हवास जवाब दे गए हैं। हैरत की जगह अब झुंझलाहट ने ले ली थी। हवास तो तुम्हारे जवाब दे गए हैं। मैं तुम्हें एक सीधा सादा सा हल बता रही हूँ इस सारे मसले का। तुम रोज के 24 घंटे भी काम करो तो इस रकम के आधे लीरास भी इकट्ठे नहीं होंगे जो हमें हारिस की सर्जरी के लिए चाहिए। और ऐसे मत देखो मुझे। आखिर में खफा होकर बोली, अब्दुल रहमान मुझे जान से मार देगा। वो इसकी लड़की है। और अब्दुल रहमान को कौन बताएगा? वो तो महीने भर पहले इंडिया चला गया था। तुमने खुद ही मुझे बताया था। वो चमक कर बोली। नीम रोशन कमरे में सब्ज बल्ब की मध्यम रोशनी इसके चेहरे को अजीब सा तासुर दे रही थी। वो इंडिया गया है, मर नहीं गया, जो इसे कभी पता नहीं चलेगा। वो मुझे जान से मार देगा सलमा। तो फिर तुम अपनी जान संभाल कर बैठे रहो और हारिस को मरने के लिए छोड़ दो। वो गुस्से से कहती उठकर चादरें तह करने लगी। सलमा, मैं ऐसा नहीं कर सकता। आपके वो तज़ब्ज़ब से बोला। तो तुम कर क्या सकते हो? तुमने क्या किया है हारिस के लिए? मेरा बेटा मुझे बहुत प्यारा है। उसने सोते हुए हारिस पर एक नज़र डाली। मगर वो भी तो किसी की बेटी है। मैं भी तो किसी की बेटी थी। मुझे इस दरबे में लाकर पल पल मरने से पहले तुमने सोचा? वो चादर का गोला बनाकर एक तरफ फेंकती जारहाना अंदाज में इसकी तरफ आई। तुम मर्द होकर डरते क्यों हो? तुम अब्दुल रहमान को नहीं जानती। मैं बस इतना जानती हूँ कि अगर मेरा बेटा मर रहा है तो इसका जिम्मेदार अब्दुल रहमान पाशा है। अगर वो तुम्हें तुम्हारी मतलूबा रकम दे देता तो हम कभी ये करने का ना सोचते। कोई कमी तो नहीं इसको पैसे की। फिर भी उसने हाथ रोक कर रखा हुआ है। अब या तुम इसका ख्याल कर लो या अपने बेटे का। फैसला तुम्हारा है। सलमा के नकोश मध्यम रोशनी में बिगड़े बिगड़े दिखाई दे रहे थे। उस वक्त यूं तेज तेज बोलती वो मेघ बुत की चौथी जादूगरनी लग रही थी। हाशिम मुतजब्ब सा इसे देखे गया। जो वो कह रही थी वो इतना मुश्किल तो ना था, मगर वो जहान के साथ सीधी इसके घर आई थी। फिर खाना खाकर उसने इजाज़त चाही। इसका सारा सामान सबांजी के ड्रोम में रखा था और जिस अफरा तफरी में वो गई थी सिवाय चंद चीज़ों के कुछ भी नहीं उठाया था। फूफो ने इसरार किया कि वो स्प्रिंग ब्रेक ख़त्म होने तक इनके पास रुक जाए, मगर वो कल आने का वादा करके उठ खड़ी हुई। मैं तो फिर कहूँगी कि रुक जाओ। फूफो ज़रा खफा थी। फूफो, मैं कल आऊँगी ना, प्रॉमिस। अब चलती हूँ। ठीक है, मगर कल ज़रूर आना। जहान टिशू से हाथ साफ करते हुए डाइनिंग टेबल से उठा। उसकी आंखें और नाक गुलाबी पड़ चुके थे। सर्द गर्म इलाकों के माबैन सफ़र का मौसमी असर था कि इस्तांबुल पहुंचते पहुंचते इसका फ्लू बुखार में बदल गया था। आओ मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। सिर्फ टाकसम तक छोड़ना। आगे से मैं गोरसल पकड़ लूंगी। मैं सबांडी तक छोड़ दूंगा। नो प्रॉब्लम। वो चाबी पकड़े जैकेट पहनते हुए बोला। नहीं, इस बुखार में तुमसे 45 मिनट की ड्राइविंग करवाई तो 45 दिन तक तुम जताते रहोगे। वैसे भी मुझ पर तुम्हारे एहसान बहुत जमा हो गए हैं। इतने सारे कैसे उतारूंगी? वो इसके सामने सीने पे बाजू लपेटे खड़ी मुस्कुराते हुए कह रही थी। उतारने के लिए किसने कहा है? वो जरा सा मुस्कुराकर दरवाजे की जाने बढ़ गया। वो उसकी पुश्त को देखे गई। वक्त गुजरने के साथ साथ जहान का रवैया इसके साथ नरम पड़ता जा रहा था। पाकिस्तान में पहले 2 दिन तो वो लाताल्लुक रहा, शायद इसलिए कि वे दोनों को ठीक से बात करने का मौका ही नहीं मिला था। मगर फिर उसने खुद वहीं कुछ महसूस किया। तब ही वो खुद आगे बढ़ा और इनके दरमियान खड़ी सर्द दीवार ढा दी। लेकिन क्या वो इसके लिए वो महसूस करता था जो वो उसके लिए करती थी? क्या इसे इनका वो भूला बिसरा रिश्ता याद था जिसके मुतालिक इस घर में कोई बात नहीं करता था?
अभी कुछ दिन वो इसके घर रहेगी तो इन सारे सवालों के जवाब जानने की ज़रूर कोशिश करेगी। उसने तहैया कर लिया था। टाक्सम स्क्वायर का मुजस्समा आज़ादी इसी तरह था जैसे वो छोड़ कर गई थी। मुजस्समे के गिर्द गोल चक्कर में उगी घास पे सुर्ख, सफ़ेद और जर्द ट्यूलिप्स खिले थे। हर जगह सालाना ट्यूलिप फेस्टिवल के पोस्टर्स भी लगे थे, जो हर साल की तरह इस मौसम बहार में भी इस्तंबुल में मुनक्किद होता था। ट्यूलिप का फूल इस्तंबुल का सिंबल था, मगर इनकी दिलफरेब महक में डूबा टाक्सम स्क्वायर हया को खजा आलूद लगा था। वो बहार अब वहां नहीं थी, जैसे डीजे नहीं थी। तुम जा रही हो, हालांकि मैं चाहता था तुम कुछ दिन हमारे इस घर रहो। गाड़ी रोकते हुए जहान ने चेहरा इसकी तरफ मोड़े संजीदगी से कहा। मैं कल आ जाऊंगी, मगर कल तक मैं सुभानजी अपना ड्रोन ब्लॉक, झील और हर जगह जहां मैं और डीजे इकट्ठे गए थे एक दफा फिर देखना चाहती हूँ। अकेले, बिल्कुल अकेले। मैं उन बीते लम्हों में फिर से जीना चाहती हूँ। मत करो, तुम्हें तकलीफ होगी। बहुत तकलीफ सह ली, अब इससे ज्यादा तकलीफ मुझे नहीं मिल सकती। उसने भीगी आंख का कोना उंगली की नोक से साफ करते हुए कहा। ओके। उसने समझकर सर हिला दिया। इसके चेहरे पे अभी तक निकाहत थी। वो वाकई बीमार लग रहा था। जहान चला गया और वो मुजस्समा आज़ादी के गिर्द उगी घास के करीब जा खड़ी हुई। वो घास का गोल कितना अराजी दरअसल यूं था जैसे कोई चिपटा रखा गोल सा सब्ज फूल हो, जिसकी सब्ज पत्तियां बनी हों और पत्ती के दरमियान एक सीधी रविश थी जो मुजस्समे तक ले जाती थी। टाक्सम के हर फूल, हर पत्थर और हर बादल पे जैसे यादें रकम थी। वो इसका और डीजे का जीरो पॉइंट था। मेन स्टॉप तकरीबन हर दूसरे दिन वो इधर आती थी। गोरसल इन्हें यहीं जो उतारा करती थी। यहाँ से आगे वो अमूमन मेट्रो ट्रेन पकड़ लिया करती थी। इस स्क्वायर का चप्पा चप्पा इन्हें याद था और डीजे के बगैर सब कुछ अधूरा था। और इस तरह इस्तकलाल स्ट्रीट थी, वहां से की गई इनकी ढेरों शॉपिंग जो रायगां चली गई। इस्तकलाल स्ट्रीट आज भी वहीं थी, बहुत तवील, ना खत्म होने वाली, मगर जिंदगी खत्म हो गई थी। गोरसल की खिड़की के शीशे के पार वो बास्फोर्स का अजीमुल शान समंदर देख रही थी। वहां से एक फेरी गुजर रहा था। इसे याद था जब पहली दफा इन दोनों ने इसी जगह पुल पार करते हुए नीचे फेरी तैरता देखा तो 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 वो तो खुशी और जोश से पागल ही हो गई थी। वो कभी बहरी जहाज में नहीं बैठी थी और सिर्फ इसे देखकर ही वो पुरजोश हो गई थी। फिर फेरी वहीं रह गया और जिंदगी खत्म हो गई। दोपहर की ठंडी ठंडी धूप सबांजी के दरो दीवार पर फैली थी। ड्रोम ब्लॉक्स तकरीबन वीरान पड़े थे। स्प्रिंग ब्रेक अभी ख़त्म नहीं हुई थी और स्टूडेंट्स अपने अपने टूर्स पे थे। इसे किसी को इत्तला देने का होश नहीं था, मगर पाकिस्तान रवानगी वाले दिन जाने हाला को किसी ने बताया और फिर सबके फ़ोन आने लगे थे। मोतसम, हुसैन, टाली, सारा, लतीफ़, अंजुम बाजी सब इसे बराबर फ़ोन कर रहे थे, मगर वो सब यकीनन अभी वापस नहीं आए थे। वो अपने ड्रोन ब्लॉक का गोल चक्कर खाती सीढ़ियां चढ़ने लगी। जब वो सबांजी आई थी तो इन सीढ़ियों पे बर्फ जमी हुई थी। अब वो बर्फ बाहर ले गई थी। उसने गर्दन ऊपर उठाकर बालकोनी के बल्ब को देखा और फिर उदासी से मुस्कुरा दी। कितना डर गए थे वो अपने पहले दिन, जब ये बल्ब खुद ब खुद चल गया था कि पता नहीं यहाँ कौन से जिन भूत हैं। निकले हम वही पाकिस्तान के पेंडू, हालांकि ये बताने पर कि ये टेक्नोलॉजी का करिश्मा है। डीजे इसके जाने के बाद कितनी ही देर अफसोस करती रही थी। उसने ड्रूम का लॉक खोला। कमरा सुनसान पड़ा था। साफ सुथरे बने हुए बिस्तर, मेज पे तरतीब से रखी चीजें। डीजे के बंक की मेज अलबत्ता खाली थी। उसकी सारी चीजें हया ने इसके भाई को पैक करके दी थी। वो खिड़की में आ खड़ी हुई और स्लाइड खोली। गुड, गुड माँ, उसने कहना चाहा, मगर आवाज गले में अटक गई। आंसुओं ने इसका गला बंद कर दिया था। दूर कहीं किसी ब्लॉक से डीजे को जवाब देने वाले लड़के ने इतने दिन गैर हाजिरी पे कुछ तो सोचा होगा, मगर शायद वो खुद भी स्प्रिंग ब्रेक पे हो। अब वो आएगा तो इसे कोई आवाज नहीं आएगी।
इसे क्या मालूम कि अब सारी आवाज़ें ख़त्म हो गईं। गुड मॉर्निंग डीजे। उसने खिड़की में खड़े भीगी बेहद मध्यम आवाज़ से डीजे को पुकारा। आंसू इसकी पलकों से टूटकर चेहरे पर लुढ़क रहे थे। जवाब नहीं आया था। अब जवाब कभी नहीं आना था। वो पलटकर अपने बंक की तरफ आई और शाने से परस उतारकर अपनी मेज पर रखा। फिर जिप खोलकर अंदर से लकड़ी का वो छोटा सा डिब्बा निकाला। इसका जवाब भी इसे ढूंढना था। ओह हया, तुम कब आई? आवाज पे वो चौंक कर पलटी। खुले दरवाजे में मोहतसम खड़ा था और राहदारी से गुजरते हुए इसे देखकर हैरत से रुका था। आज ही आई हूँ। तुम सब वापिस आ गए? इसे यकगोना तमानियत का एहसास हुआ। वो जरा वो डिब्बा हाथ में लिए इसकी तरफ आ गई। नहीं, वो सब तो अभी कोनिया में है। मुझे जरा काम था, इसके लिए आया था। वह दानिस्ता लम्हा भर को रुका। मुझे अभी तक यकीन नहीं आ रहा कि खदीजा इतना अचानक कैसे हुआ। अल्लाह की मर्जी थी मोहतसम। डॉक्टर कह रहा था कि बेरी एन्युरिज्म फटे तो ऐसा ही होता है। अचानक से इंसान को लैप्स करता है और अचानक मर जाता है। बहुत कम लोगों को चंद रोज कबल दर्द शुरू होता है। टीजे को भी हुआ था, मगर उसने मैग्रीन समझकर नजरअंदाज किए रखा और फिर सब खत्म हो गया। दोस्तों को खोना बहुत तकलीफ से होता है, मैं समझ सकता हूँ। वो दोनों इसी तरह चौखट पे खड़े थे। मैं तो तब से यही सोच रही हूँ मोहतसम की जिंदगी इतनी गैर यकीनी चीज है। एक लम्हे पहले वो मेरे साथ थी और अगले लम्हे वो नहीं थी। मोमबत्ती के शोले की तरह बेसबात जिंदगी जो जरा सी फूंक से बुझ जाए। लम्हे भर का खेल। यही अल्लाह ताला का डिजाइन है हिया, और हमें इसे कबूल करना पड़ेगा। ये क्या कोई पजल बॉक्स है? वो इसके हाथ में पकड़े डिब्बे को देखकर जरा सा चौंका। उसने नासमझी से डिब्बा इसकी तरफ बढ़ाया। चाइनीज पजल बॉक्स? तुमने ये कहाँ से लिया? वो डिब्बे को उलट पुलट कर देखने लगा। किसी ने दिया है, मगर मैं इसे खोल नहीं पा रही। क्या तुम इसे खोल सकते हो? उसने पुरुमीद निगाहों से मोहतसम को देखा। मैं इसे देखता हूँ, ठहरो। वो इसका ऊपर नीचे से जायजा ले रहा था। ये कदीम चाइनीज पजल बॉक्स की तर्ज पर बनाया गया है। इसके ऊपर अमूमन कोई पजल बना होता है जिसको सॉल्व करने से ये खुलता है, या फिर कोई पांच हरफी अल्फाज लगाने से। एक मिनट। इसे जैसे अचंबा हुआ। पांच नहीं, इस पर तो 6 हरूफ दर्ज हैं। इस तरह की चीजों पे हमेशा 5 हरूफ होते हैं, मगर शायद इसका जवाब कोई खास लफ्ज हो जिस पे 6 हरूफ ही पूरे आते हों। मगर अब ये खुलेगा कैसे? वो बेचैनी से बोली। ये तो जिसने दिया है इसी को। वो रुका और ऊपर लिखी हुई सत्र को पढ़ने लगा। एक ही दरिया में कोई शख्स 2 दफा नहीं उतर सकता। हाया, तुम्हारा वास्ता किसी साइको से पड़ गया है। ये एक पहेली है और इसे हल करना है। और उसने कहा था कि ये सिर्फ मैं ही हल कर सकती हूँ, और अगर इसे तोड़ा तो ये मेरे किसी काम का नहीं रहेगा। यानी वो चाहता है कि तुम दिमाग इस्तेमाल करो। वैसे ये फिक्रा। वो इस सतर पे उंगली फेरते हुए कुछ सोच रहा था। ये फिक्रा मुझे कुछ सुना सुना लग रहा है। शायद वो जैसे याद करने लगा। उस दिन जब हम जियो इंफॉर्मेशन की क्लास में लिख लिख कर बातें कर रहे थे, तब शायद प्रोफेसर ने ये बोला था। नहीं, मुझे तो ऐसा कुछ याद नहीं है। पता नहीं। उसने नफी में सर हिलाया। इंसान की याददाश्त चीजों को बहुत रिलेट करती है। हमें एक चीज को देखकर इससे मुतल्लिका चीज याद आ जाती है। खैर, जो भी है, तुम फिक्र ना कर। हम इसका कोई ना कोई हल निकाल ही लेंगे। अभी तो मैं काम से जा रहा हूँ, देर से आऊंगा। तुम दरवाजा अच्छी तरह लॉक कर लेना। आजकल रूम ब्लॉक तकरीबन खाली है। ठीक है? इसका यूं ख्याल करने पर वो जीरे लब मुस्कुरा दी। वो चला गया तो उसने वाकई में कमरा अच्छी तरह लॉक कर लिया। सबांजी इतनी हैरान थी कि इसे अनजाना सा खौफ महसूस होता रहा कि कोई इसे देख रहा है। हालांकि पीछे मुड़कर देखने पर इसे सब कुछ मामूल के मुताबिक ही नजर आता था, मगर कुछ था जो इसे बेचैन किए हुए था।
रात बहुत देर तक लेटे लेटे वो पजल बॉक्स को दोनों हाथों में पकड़े अंगूठे से हरूफ तहज्जी की स्लाइड ऊपर नीचे करती रही। उसने हरूफ के कई जोड़े बनाए मगर वो मुकफ्फिल रहा। उसे नींद ने कब घेरा इसे इल्म ही ना हुआ। पजल बॉक्स उसके गिर्द एक तरफ लुढ़क गया। वो अब भी वैसा ही था, सर्द, जामद और मुकफ्फल। सुबह वो देर से उठी। नाश्ता करके रात वाले शिकन आलूद लिबास पर ढीला सा स्वेटर पहने बालों को जूड़े में बांधती वो नीचे आ गई। उसका रुख यूनिवर्सिटी में फोटोकॉपियर की तरफ था। वहां से उसने कुछ नोट्स किए, कई रोज पहले फोटोस्टेट करवाए थे और इन्हें उठाने का ही मौका नहीं मिल सका था। सुबह की चमकीली मगर ठंडी हवा सबांजी के सब्जाजार पे बह रही थी। वो फोटोकॉपियर के पास आई, अपने नोट्स उठाए, सबांजी के कार्ड से अदायगी की और फिर वापस जाने के लिए पलटी ही थी कि उसे एक मेज पर रखा हुआ लावारस सा रजिस्टर नजर आया। रजिस्टर जाना पहचाना था। उसने पहला सफ़ा पलटा और इस पर बड़ा बड़ा डीजे लिखा था। ओह, डीजे! एक उदास मुस्कुराहट उसके लबों को छू गई। डीजे का निस्यान वो हमेशा अपना रजिस्टर फोटोकॉपियर पे छोड़ जाया करती थी। उसने रजिस्टर उठा लिया। वो अब उसका था। बाकी चीजें तो वो डीजे की फैमिली को दे चुकी थी, मगर इसकी एक यादगार संभालने का हक तो उसे भी था। वो बाहर आ गई और घास पे बैठकर डीजे के रजिस्टर के सफ़े पलटने लगी। वो उसका रफ रजिस्टर था, जिसे वो ज्यादातर लिख लिख कर बातें करने के लिए इस्तेमाल करती थी, और ऐसी बातें अमूमन वो आखिरी सफ़े पे ही किया करती थी। उसने आखिरी सफ़ा पलटा तो धीरे से मुस्कुरा दी। उस रोज़ जियो इंफॉर्मेशन की क्लास में उनकी और फ़लस्तीनियों की स्प्रिंग ब्रेक की प्लानिंग इस पे लिखी थी। वो बहुत मोहब्बत से डीजे के लिखे अल्फाज पर उंगली फेरती इन्हें पढ़ रही थी, जब एकदम रुक गई। रजिस्टर के इस आखिरी सफ़े के ऊपर बड़ा बड़ा करके डीजे की लिखाई में लिखा था, इन टू द सेम रिवर नो मैन कैन एंटर ट्वाइस, हेराक्लिटस 535 फॉर 75 BC। एक ही दरिया में कोई शख्स दो दफा नहीं उतर सकता। हरक्लिस, वो बिल्कुल शल सी सांस रोके तखय्युर से इस सतर को देख रही थी। क्या ये पजल बॉक्स इससे डीजे ने भेजा था? जब तक आप इसे खोल पाएंगी शायद वो इस दुनिया में ना रहे। वो एकदम रजिस्टर लिए उठकर ड्रोम की तरफ भागी। इसे मोतसम को ढूंढना था। हरक्लिस, यूनानी फलसफी, याद आ गया। मोतसम ने वो सतर पढ़ते हुए बेइख्तियार माथे को छुआ। ये हरक्लिस का एक कॉल है, जैसे तुमने इसके दूसरे कॉल सुने होंगे। मसलन, वो याद करके बताने लगा, कुत्ते उसी पे भौंकते हैं जिसे वो नहीं जानते होते, या इंसान का किरदार इसकी तकदीर होता है। वो अंग्रेजी के मशहूर अकवाल बता रहा था। हाँ, बिल्कुल। हया ने इस बात में सर हिला दिया था। उसने इनमें से कोई भी कॉल नहीं सुन रखा था। तो साबित हुआ कि हम इस पजल के ठीक रास्ते पर चल निकले हैं, और इस रास्ते पर उस शख्स ने यकीनन ब्रेड क्रम्स गिराए होंगे। अब हमें एक एक करके हंसल और ग्रेटल के इन ब्रेड क्रम्स को चुनना है। दूर बैठी लाइब्रेरियन ने किताब से सर उठाकर ऐनक के पीछे से इनको नागवारी से टोका। वो दोनों इस वक्त लाइब्रेरी में आमने सामने बैठे थे। सॉरी मैम। हया ने गर्दन मोड़कर एक माजरत खाना मुस्कुराहट उनकी तरफ उछाली और वापस पलटी। अच्छा, अब क्या करना है? वो धीमी सरगोशी में पूछ रही थी। अगर उसने हराक्लीतस का एक कॉल डिब्बे के ऊपर लिखा है तो यकीनन इसके कोडवर्ड का ताल्लुक इसी कॉल से होगा, या फिर शायद हराक्लीतस की ज़ात से। ठहरो, मैं 1 मिनट में आया। वो उठा और चंद लम्हे बाद जब वो वापस आया तो उसने दोनों हाथों में मोटी मोटी किताबें ऊपर नीचे पकड़ रखी थीं। ये रहा हराक्लीतस का अमालनामा। उसने धप की आवाज़ के साथ किताबें मेज पर रखी। लाइब्रेरियन ने चेहरा उठाकर इसे तिल मिलाकर देखा। ओ जी। वो दोनों हाथ उठाकर कहता वापस कुर्सी पर बैठा। मैं लॉ की स्टूडेंट होकर फिलॉसफी की इतनी मोटी मोटी किताबें पढूं, ये मुझसे नहीं होगा। मैं हराक्लीतस को गूगल कर लेती हूँ। लैपटॉप इधर दिखाओ।
उसने साथ रखे मोतसम के लैपटॉप का रुख अपनी तरफ घुमाया और की पैड पर उंगलियां रखी। उफ! जब इतने ढेर सारे नतीजे खुले तो वो बेजार सी हो गई। इसे जल्दी से कोई जवाब चाहिए था और बस जल्दी से वो बॉक्स खोलना था। इतने लंबे लंबे डॉक्यूमेंट्स को पढ़ने का हौसला इसमें नहीं था। इधर लाओ, मैं पढ़कर तुम्हें मेन पॉइंट्स बताता हूँ। इसकी कोफ्त देखकर मोतसम ने लैपटॉप अपनी तरफ घुमाया और फिर स्क्रीन पर निगाहें दौड़ाते पढ़ने लगा। ओ अच्छा। हेराक्लितस का ताल्लुक एशिया माइनर से था। खासा बदमिजाज फिलोसफर था। अपने इलाके में चीफ ब्रेस्ट भी रहा था और काफी खानदानी भी था। बड़े बड़े फलसफियों को खासी महारत से देखता था। इसके ख्याल में ह्यूमर को बड़े चौंक में ले जाकर दुर्रे मारने चाहिए और हिसोइड इतना जाहिल है कि इसे दिन रात का फर्क नहीं पता। हेराक्लितस के मशहूर अकवाल ये हैं: गधे सोने पर घास को तरजीह देते हैं, कुत्ते हर उस शख्स पे भौंकते हैं जिसे वो नहीं जानते, और बस कर दो मोहतसम, वरना मैं पागल हो जाऊंगी। उसने झुंझलाकर लैपटॉप की स्क्रीन हाथ से दबाकर फोल्ड कर दी। मोहतसम हंस दिया, फिर अपना मोबाइल निकाला। लतीफ़ रात को आ गया था। इसका एक साइड कोर्स फिलोसफी है, इसको बुलाता हूँ। लतीफ़ को इधर आने और इसकी सारी बात समझने में 15 मिनट लग गए। अब वो मोहतसम के साथ वाली निशिस्त पर बैठा सोचते हुए इस पजल बॉक्स को देख रहा था। वो कैथोलिक और खालिस्तान डिच था, मगर अफगानिस्तान में पैदाइश के वक्त लतीफ़ के नाम पर इसका नाम रखा था, और चूंकि इसको पहली खुराक एक मुसलमान नर्स ने दी थी, सो लतीफ़ ज़हनी और अखलाकी तौर पर इन फ़लस्तीनी लड़कों जैसा ही लगता था। मैं तो हेराक्लितस नामा सुनकर तंग आ गई हूँ, और इसके ये कुत्तों, गधों और हया ने बॉक्स की तरफ इशारा किया। दरियाव वाली अकबाल मेरी समझ से तो बाहर है। 1 मिनट। लतीफ़ चौंका। वो कुत्तों और गधों वाले इसके कॉल होंगे? मगर ये दरिया वाला सिर्फ इसका कॉल नहीं, बल्कि इसकी मशहूर ज़माना फ़िलॉसफ़ी है। फ़िलॉसफ़ी तुमने सुन तो रखी होगी। मैं हेराक्लितस का नाम आज पहली दफ़ा सुन रही हूँ। कुछ आगे इसकी फ़िलॉसफ़ी। ओह तुमने, बल्कि हर किसी ने ये फ़िलॉसफ़ी सुन रखी है। ये मुहावरा तो तुम जानती हो ना, कि पुलों के नीचे से बहुत सा पानी गुजर चुका है। हाँ, उसने इस बात में सर हिलाया। लतीफ़ आगे होकर बताने लगा। ये मुहावरा दरअसल हेराक्लितस की इसी फ़िलॉसफ़ी का निचोड़ है। वो कहता है कि कोई भी शख्स एक ही दरिया में 2 दफ़ा नहीं उतर सकता, यानी कि जब इंसान एक दफ़ा पानी में कदम रखकर निकालता है तो वो पानी आगे बह जाता है। पानी और इंसान दोनों हर लम्हा तब्दील होते हैं। वो दोबारा जुग्राफियाई लिहाज से तो इसी दरिया में कदम रखता है, मगर ना वो खुद वही पहले वाला इंसान होता है और ना वो दरिया पहले वाला होता है। समझ आई? हाँ। उसने इस बात में सर हिलाया। इसे कतन समझ नहीं आई थी। नहीं, तुम्हें समझ नहीं आई। देखो, जब इस्तांबुल में पहले दिन तुमने बासफोर्स का समंदर देखा था, तब वो समंदर नहीं था जो तुमने कल देखा। अब ना तुम वो हो और ना ही समंदर वही है। हर चीज लम्हा ब लम्हा बदल जाती है। ये है हेराक्लितस की फिलोसफी ऑफ चेंज। फिलोसफी ऑफ चेंज। हया ने इस बात में सर हिलाते बॉक्स उठाया। और तुम्हें पता है, चेंज में पूरे 6 हरूफ होते हैं। ओ हाँ। मोतसम ने जरा जोश से डेस्क पे हाथ मारा। इधर उधर टेबल्स पे बैठे तलबा ने सर उठाकर देखा। लास्ट टाइम एक्सचेंज स्टूडेंट्स, लाइब्रेरियन ने कड़ी निगाहों से इसे देखते उंगली उठाकर वार्निंग दी। मोतसम ने फौरन सर झुका दिया। वो दबे दबे जोश से खरूफ की साइड्स ऊपर नीचे कर रही थी, यहाँ तक कि उसने पूरा लफ्ज चेंज लिख लिया। अब ये खुल जाएगा। मगर पजल बॉक्स जामिद रहा। इसका मतलब है कि पासवर्ड कुछ और है, और वो कुछ ऐसा है जिसे सिर्फ तुम खोल सकती हो, कुछ ऐसा जो सिर्फ तुम्हें ही मालूम होगा। हया, तुम हेराक्लितस की मेटाफिजिक्स में तो इंटरेस्टेड नहीं हो? लतीफ़ कुछ सोच कर कहने लगा। फिलहाल तो मैं टाक समझाने में इंटरेस्टेड हूँ। मेरा ख्याल है मैं तैयार हो जाऊँ। वो हार मानते हुए बॉक्स लिए उठ गई। हमने भी टाक समझाना है, और गोरसल निकलने में 1.5 घंटा तो है। तुम तैयार हो जाओ तो इकट्ठे चलते हैं। लकड़ी का वो पजल बॉक्स उसने अपने ड्रूम के लॉकर में रखा, फिर अपने कपड़े खंगालने लगी। जिस अफरा तफरी में गई थी, ये याद कहाँ था कि लॉन्ड्री को कपड़े नहीं दिए। इस वक्त जो एक वाहिद स्त्री शुदा जोड़ा
हैंगर पे लटका था वो इसका स्याह फ्रॉक था, जिसकी ऊपरी पट्टी सुनहरी सिक्कों से भरी थी। वही जो जहान के इस्तकलाल स्ट्रीट में दिए गए डिनर पर पहन कर गई थी। फिलहाल वो फुफ्फो से पहले अपनी इन मेज़बान आंटी के घर जा रही थी, जिन्होंने पहले रोज़ इनका खाना किया था। चूंकि वो एक तरह से डीजे के लिए ही जा रही थी, सो ये काम भला फ्रॉक मुनासिब नहीं था, लेकिन वो ऊपर स्याह कोट पहन लेगी तो काम छुप जाएगा, और नीचे से तो फ्रॉक सादा ही था। उसने लिबास बदलकर अपने बाल कैचर में बांधे, फिर अपने सुनहरी क्लच में पाकिस्तानी स्लिम सा मोबाइल डाला। क्लिच छोटा था। इसमें तुर्क बद्दा फ़ोन पूरा नहीं आता था, सो उसने तुर्क फ़ोन को कोट की जेब में रख दिया और क्लच की जंजीर को एक कंधे से गुजार कर दूसरे पहलू में डालकर बड़ी बड़ी पिन के साथ फ़्रॉक की बेल्ट से नथी कर लिया। सुनहरी सिक्कों के काम में सुनहरी सितारों वाला पर्स छुप सा गया था। कम अज़ कम अब कोई इसका पर्स छीन तो नहीं सकता था ना। मिसेस अब्दुल्ला का पता इसके पास था। हाले से इनका नंबर लेकर इनको फ़ोन भी कर दिया था। जब से वो तुर्की आई थी, इनके घर पलट कर नहीं गई थी। अब इसे लाज़मी जाना चाहिए था। गोरसल में वो दरमियानी रास्ते वाली नशिस्त पर बैठी थी। रास्ते के इस तरफ मोतसम और इसके साथ लतीफ़ बैठा था। हया के बाई जानिब खिड़की के साथ वाली नशिस्त पे एक तुर्क लड़की बैठी थी। तुम्हारा फ्लोटीला फ़लस्तीन कब पहुंचेगा मोतसम? वो स्याह कोट की जेबों में हाथ डाले इसकी तरफ गर्दन मोड़कर उससे मुखातिब थी। जून में पहुंच जाएगा। इसराइली इसे दाखिल तो होने देंगे ना? उम्मीद तो है, क्योंकि ये फ्लोटिला तुर्की का है और इसमें बहुत से ममालिक के वफ्द भी हैं। जवाब लतीफ़ ने दिया था। और अगर इसराइलियों ने ऐसा ना होने दिया तो? आखिर बनी इसराइल से किसी भी चीज़ की तवक्को की जा सकती है। तो फिर ये याद रखना कि जितने बनी इसराइल वो हैं, इतने हम भी हैं। वो सामने देखो, वो इसराइली एम्बेसी है। मोतसम के इशारे पे इन दोनों ने गर्दनें ऊंची करके विंडो स्क्रीन के पार देखा, जहां एक झंडे वाली इमारत दिखाई दे रही थी। अगर फ्लोटीला गजा ना पहुंचा, तो मैं वादा करता हूँ कि ये एम्बेसी दोबारा इस्तांबुल में नजर नहीं आएगी। मैं तुम्हारे साथ हूँ। लतीफ ने इसके शाने पर हाथ रखा। मी टू, हया ने फौरन कहा। मी थी, पास बैठी तुर्क लड़की ने फौरन उंगली ऊपर की। वो बेइख्तियार हंसती। वैसे मोहतसम, ताली को अगवा करना ज्यादा मुनासिब रहेगा नहीं? लतीफ की बात पर सब हंस पड़े थे। उसे याद था डीजे को उनकी टाली से दोस्ती कितनी बुरी लगती थी। टाक्सम स्क्वायर पर मगरिब उतर रही थी और हर तरफ अंधेरा सा छा रहा था। स्क्वायर की बत्तियां एक एक कर कर जलने लगी थी। तुमने जिधर जाना है हम तुम्हें छोड़ देते हैं, अकेली मत जाओ। वो दोनों बस से उतरकर उसके लिए रुके खड़े थे। तुर्कों के साथ रहकर तुम भी तुर्क बन गए हो। इन पुरखुलूस तुर्कों से रास्ता पूछो तो मंजिल तक पहुंचा कर आते हैं। मादाम, आपको पता होना चाहिए कि इन पुरखुलूस तुर्कों के इस मुल्क में हर साल तकरीबन 500 लड़कियां अगवा करके आगे बेच दी जाती हैं, और ये तुर्की का सबसे मुनाफा बख्श कारोबार है। अच्छा, अब जराओ तो मत मुझे, थोड़ी दूर ही जाना है। वो तीनों सड़क के किनारे साथ साथ ही चलने लगे थे। तुम अपनी आंटी के घर जा रही हो? हाँ, मुझे अभी अपनी होस्ट आंटी के घर भी जाना है। कुछ दिन बाद मैं जब वापस आऊंगी तो इस पजल बॉक्स का हल ढूंढेंगे। वो तीनों बातें करते हुए ठंडी हवा में साथ चल रहे थे। मुजस्समा आज़ादी इनके पीछे रह गया था। लाउंज में सोगवारियत सी छाई थी। मिसेस अब्दुल्ला और इनकी सुर्ख बालों वाली बेटी महर मखमूम सी सामने सोफे पर बैठी थी। हया के सोफे से जरा दूर कारपेट पे महर की बेटी उर्वा कुशन का सहारा लिए नीम दराज रिमोट कंट्रोल पकड़े टीवी पर कार्टून देख रही थी। आपको पता है, हम दोनों हर हफ्ते आपकी तरफ चक्कर लगाने का प्लान बनाते थे, मगर हर दफा कुछ ना कुछ रोक लेता। और अब उसने ताज्जुब से सर झटका। तुम मुझे उसी रोज बता देती तो कम से कम मैं इसे देख ही लेती, फिर क्लीनर्स में भी तुम्हारी मदद करवा देती। तुम कितनी परेशान रही होगी। मुझे तो अपनी आंटी को बताने का भी होश नहीं था। ऐसा अचानक धचका लगा कि उसने फिक्रा अधूरा छोड़ा और सर झुकाकर उंगली की पोर से आंख का किनारा पहुंचा। महर ने बहुत फिक्रमंदी से इसकी तरफ देखा। तुम बहुत कमजोर हो गई हो पहले से हया, और तुम्हारी रंगत भी कुमला गई है। बस बुखार हो गया था और फिर सफर की थकान। वो उदासी से मुस्कुराई। वो वाकई बहुत पुसमुर्दा और थकी थकी सी लग रही थी। मैं जरा खाने का कुछ कर लूं। मिसेज अब्दुल्ला उठी तो वो बेइख्तियार कह उठी,
खाना पुप्पो की तरफ है, मैं बस चाय पीऊँगी। फिर मुझे सिर्फ 10 मिनट दो। वो इजलत से कहती किचन की तरफ बढ़ गईं। महर भी इनके पीछे जाने के लिए उठी, फिर उर्वा को देखा। उर्वा, तुम हया को कंपनी दो। और फॉर गॉड सेक उर्वा, जब कोई मेहमान आता है तो टीवी नहीं देखते। उसने जाते जाते बच्ची को खफकी से घूरा। उर्वा गड़बड़ाकर सीधी हुई और मुड़कर हया को देखा, फिर सादगी से मुस्कुरा दी। सॉरी, कोई बात नहीं, तुम बेशक कार्टून देख लो, मैं बोर नहीं होंगी। वैसे कौन सा कार्टून है ये? उसे कार्टून जरा शनासा लगे तो आंखें सुकेड़ कर स्क्रीन को देखने लगी। कैप्टन प्लैनेट, आपने देखे हैं कभी? उर्वा बे दबे दबे जोश से बताती सीधी होकर बैठ गई। अरे ये कैप्टन प्लैनेट है, मेरे फेवरेट। वो एकदम खुशी से कहते सोफे की निश्चित पर आके को हुई। मुझे ये बहुत पसंद है, और लुंडा तो बहुत ज्यादा। और वाह, मेरी तो जान थी कैप्टन प्लैनेट में। मैं बचपन से ही इनकी बहुत जुनूनी फैन रही हूँ। जब ये सारे प्लैनेटर्स अपनी अपनी अंगूठियां फिजा में बुलंद करके फायर, अर्थ, विंडो, वाटर चलाते थे, तो मेरे अंदर इतनी एनर्जी भर जाती थी कि मुझे लगता है मैं भी उड़ने लगूंगी। वो छोटे बच्चों से कभी भी इतनी बेतकल्लुफ़ नहीं हो पाई थी, मगर यहाँ मामला कैप्टन प्लैनेट का था। मगर फिर मेरे अब्बा ने मुझे समझाया कि आग, मिट्टी, हवा और पानी हमारे इस सियारे को बनाने वाले 4 एलिमेंट्स हैं। तब पहली दफ़ा मुझे इन 4 यूनानी अनासर का पता चला था। हाँ, मुझे पता है। मामा ने मुझे बताया था कि ये यूनानी अनासर हैं। मुझे भी तभी अब्बा ने बताया था कि किस तरह यूनानी फ़लसफ़ियों ने ये 4 अनासर बारी-बारी पेश किए। वो कहते-कहते एकदम रुकी। लम्हे भर को इसके अंदर-बाहर बिल्कुल सन्नाटा छा गया। यूनानी अनासर, उसने बेयकीनी से ज़ेरे लब दोहराया। उसे याद था, ये अनासर यूनानी फ़लसफ़ियों ने पेश किए थे। किसी ने कहा दुनिया पानी से बनी है, किसी ने कहा हवा से, और वो अंसर इस फ़लसफ़े की पहचान बन गया। हराक्लीतस का अंसर कौन-सा था? वो खुद से पूछती जैसे चौंक उठी। उर्वा मुंतज़िर निगाहों से इसे देख रही थी। उर्वा, मुझे नेट चाहिए, अभी, इसी वक्त। वो बेचैनी से बोली तो उर्वा सर हिलाकर उठी और सोफे पर से एक आईपॉड उठाकर इसे दिया। ये मम्मी का आईपॉड ले लें। थैंक्स। उसने आईपॉड पकड़कर इसका गाल थपथपाया और जल्दी जल्दी गूगल खोलने लगी। तकरीबन आधे घंटे बाद जब वो इन सबको खुदा हाफिज करके बाहर आई, तो सड़क के किनारे चलते हुए उसने कोट से अपना तुर्क फोन निकाला और तेजी से मोतसम का नंबर डायल करने लगी। हया, खैरियत? वो फ़ोन उठाते ही ज़रा फ़िक्रमंदी से बोला था। मुअत्तसम, तुम्हें पता है, यूनानी फ़लसफ़ियों ने ज़मीन की तहक़ीक़ की वज़ाहत करने के लिए कुछ अनासर पेश किए थे कि ज़मीन इनसे मिलकर बनी है। चंद लम्हे की ख़ामोशी के बाद वो आहिस्ता से बोला, हया, मेरे ख़्याल से कि तुम ज़रा थक गई हो। थोड़ा-सा रेस्ट कर लो, इसके बाद तुम नॉर्मल हो जाओगी। मोहतसम, उसने झुंझलाकर जोर से कहा, मैं संजीदा हूँ, मेरी बात सुनो। हम खामखा इस नीम पागल आदमी की सवाह उम्री पढ़ रहे थे। हमें इसकी फ़िलॉसफ़ी चाहिए थी। इस दौर के हर फ़लसफ़ी ने अपना एक अंसर पेश किया था, और इसके ख़्याल में ज़मीन की हर चीज़ इस अंसर से बनी थी। किसी ने कहा वो पानी है, किसी ने कहा हवा, और यूँ इनके चारों बल्कि पाँचों अनासर की फ़हरिस्त मरतब हुई थी। हराक्लीतस का अंसर आग था, और यही इसकी पहचान था। फायर। हाँ, फायर हराक्लीतस की दायमी आग। उसने आग की बुनियाद पर अपनी फ़िलॉसफ़ी ऑफ चेंज पेश की थी। मोहतसम, मोहतसम, इंसान एक दरिया में 2 दफ़ा क्यों नहीं उतर सकता? क्योंकि इंसान और दरिया दोनों हराक्लीतस के ख़्याल में आग से बने थे, और दुनिया में सबसे ज़्यादा तब्दील होने वाली चीज़ आग है, जो हर लम्हा बदलती है, और जो चीज़ हर चीज़ को बदल देती है। इस पज़ल बॉक्स पे लिखी बात एक ही लफ्ज़ की तरफ इशारा कर रही है, जो है फायर। वह कॉलोनी के सिरे पर खड़े होकर फ़ोन पर कह रही थी। रात बढ़ रही थी और स्ट्रीट पर पोल्स जल उठे थे। मगर हया, फायर में तो 4 हरूफ आते हैं। ये कोड कैसे हो सकता है? ये कोड है भी नहीं। इसका मतलब है आग, असली वाली आग। टाली का लाइटर। इसराइली आग याद है तुम्हें? ओह माई! इसे एक लम्हा लगा था समझने में। तुम्हारा मतलब है कि उसने आग की तरफ इशारा किया है। क्योंकि क्योंकि इस खत की तरह इस बॉक्स पर भी कुछ लिखा होगा, जो जो सिर्फ आँच दिखाने से ज़ाहिर होगा। उसने मुस्कुराकर कहते हुए इसकी बात मुकम्मल की। हैरत है, ये ख़्याल मुझे क्यों नहीं आया?
क्योंकि तुम काफी थक गए हो। जरा आराम कर लो, फिर तुम नॉर्मल हो जाओगे। वो जवाबन हंस दिया। चलो, फिर तुम रात को वापस आओगी तो इस बॉक्स को खोलेंगे। नहीं, मैं आज रात वापस नहीं आऊंगी, मैं आंटी की तरफ रुकूंगी। तुम्हारी अपनी आंटी या फिर वो होस्ट आंटी? मैं फिक्रा इसके मुंह में रह गया। किसी ने इसके कान पे लगा फोन जोर से खींचा था। उसे मुड़ने या चीखने का मौका भी नहीं मिल सका। किसी ने इसके मुंह पर हाथ रखा और कोई सुई की नोक थी जो इसकी गर्दन के आर पार कहीं खुपी थी। लम्हे भर का अमल था, इसकी आंखों के आगे अंधेरे बादल छाने लगे। दिलो दिमाग के सुन होने से कबल जो आखिरी बात उसने सोची थी वो ये थी कि कोई इसे पीछे की तरफ घसीट रहा था। और फिर हर तरफ अंधेरा था। उसने धीरे से आंखें खोली। बदिक्कत बदिक्कत पलकें ऊपर को उठी थी। इन पर जैसे बहुत बोझ सा था। हर सू अंधेरा था, घुप अंधेरा। वो ऐसे पड़ी थी कि कमर दीवार से लगी थी और घुटने सीने से। वो जैसे एक बहुत तंग और तारीक जगह पर बहुत से सामान के अंदर कहीं फंसी बैठी थी। उसने आंखें चंद एक बार झपकाई। मंजर वैसा ही रहा, अंधेरा, तारीकी। बस इतना एहसास हुआ कि वो किसी तंग से कमरे में है जहां इसके दोनों इतराफ वजनी चीजें रखी हैं। उसने कोहनियों के बल उठना चाहा तो दाएं हाथ में खिंचाव था। उसने हाथ खींचना चाहा, जरा सा लोहा खटका। इसकी दाईं कलाई में हथकड़ी डली थी और वो दीवार से बंधी थी। उसने जोर से कलाई को झटका मगर बेसूद। इसके सर और कमर में बेतहाशा दर्द हो रहा था, जैसे कोई चोट लगी हो। मुश्किल वो अपने आप पर काबू पाते हुए दूसरे हाथ के सहारे जरा सी सीधी होकर बैठी। बाई जानिब कोई बोझ सा इसके ऊपर गिरने लगा। उसने आजाद हाथ से इसे परे धकेला तो वो नरम सा बोझ दूसरी जानिब जरा सा लुढ़क गया। हया ने गर्दन मोड़ी। दर्द की एक टीस पे एहतियार उठी। इसके लबों से कराह निकली। दीवार लकड़ी के फट्टों से बनी थी और फट्टों में बारीक सी दरसें थी। अब जरा आंखें अंधेरे की आदी हुई तो इसे नजर आया, इन दर्जों से रात की तारीकी में जर्द सी रोशनी झांक रही थी। वो बदिक्कत चेहरा इस दर्ज के करीब लाई और आंखें सुकेड़ कर झांका। बाहर हर सू समंदर था, स्याह पानी जो रात के इस पहर जर्द रोशनियों में चमक रहा था। पुल की रोशनियां, हाँ, वो पुल ही था। वो बासफोर्स के समंदर पर बने उस पुल के आसपास ही कहीं थी। मगर वो बासफोर्स ब्रिज नहीं था। वो जरा मुख्तलिफ लग रहा था। शायद वो ठीक से देख नहीं पा रही थी। बाईं तरफ मौजूद बोझ फिर से इस पर लुढ़कने लगा। उसने कौफ्त से इसे परे धकेला तो इसका हाथ नम गया। वो नम हाथ चेहरे के करीब लाई और दर्द से और दूर से आती रोशनी में देखना चाहा। उसे नमी का रंग तो नजर नहीं आया, मगर बू, वो खून था। वो मुतवस्सी होकर हाथ अपने कपड़ों से रगड़ने लगी। इसका कोट इसके जिस्म पे नहीं था। जो वाहिद ख्याल इसे उस वक्त आया था वो बहुत तकलीफ दे था। अब्दुल रहमान पाशा ने अगवा करवा लिया था। जोर जोर से वो अपना हाथ सुनहरी सिक्कों से रगड़ रही थी। जब इसकी उंगलियां जरा भारी सी चीज से टकराई, वो ठहर गई और इसे टटोला। इसका छोटा सा सुनहरी क्लच जो फ्रॉक की बेल्ट के साथ नथी था, इसके सर में दर्द से चीज उठ रही थी। जहन में अपनी फुफ्फो की आखिरी गुफ्तगू गूंज रही थी। उसने शाम में इन्हें यकीन दिलाया था कि रात खाने पर वो इनके साथ होगी। अब जाने कौन सा वक्त था। फुप्पो ने इसका इंतजार किया होगा और उसे ना पाकर क्या इनके जहन में आया होगा कि वो अगवा हो गई है। उसने अपने आजाद हाथ से क्लच खोला। अंदर इसका पतला सा पाकिस्तानी फोन रखा था। उन्होंने इसका फोन क्यों नहीं लिया? वो समझ गई थी। इसका तुर्क फोन खींचकर उन्होंने समझा होगा कि वो इससे राब्ते के हर जरिए से महरूम कर चुके हैं। और फ्रॉक के साथ नथी क्लच पर हम रंग होने के बाइस किसी ने गौर नहीं किया होगा। इन्हें मालूम नहीं था कि इसके पास दो फोन थे, मगर अब्दुल रहमान पाशा को तो मालूम था। लेकिन उसने स्क्रीन को छुआ तो वो रोशन हो गई। बंद कमरे में मध्यम सी सफेद रोशनी जल उठी। इस मोबाइल में महविश की मेहंदी वाले रोज ही उसने बैलेंस डलवाया था और ये पाकिस्तानी नंबर था जिसकी रोमिंग ऑन थी। मालूम नहीं कितने पैसे बचे थे, एक कॉल के तो होंगे। उसने धड़कते दिल के साथ बैलेंस चेक किया। इसमें इतने ही पैसे थे कि वो तुर्की के किसी नंबर पर 30 सेकंड की कॉल कर सकती, बस। इतनी सी देर में भी वो जहान को अपनी सूरत हाल समझा सकती थी। वो जल्दी जल्दी फोन बुक नीचे करने लगी। है, में जहां का नंबर नहीं था। जे में जहां का नंबर नहीं था।
اس نے سی میں دیکھا، وہاں بھی نہیں تھا۔ وہ ذرا حیرت سے سبین پپھو کا نام تلاشنے لگی۔ ان کا نمبر بھی غائب، بس پاکستانی نمبر تھے۔ کیوں؟ اس نے دکھتے سر کے ساتھ سوچنا چاہا اور تب ایک جھماکے سے اسے یاد آ گیا۔ یہ پاکستانی فون تھا اور ترکی کے سارے نمبرز اس نے اپنے ترک فون میں محفوظ کر رکھے تھے۔ اب وہ گھر فون کر کے اپنے اغوا کا نہیں بتا سکتی تھی اور نہ اتنا بیلنس تھا کہ وہ انہیں کال کر کے جہان کا نمبر لیتی۔ 30 سیکنڈ کی کال اسے ضائع نہیں کرنی تھی۔ اس نے انہیں آنکھیں بند کر کے سر دیوار سے لگا دیا۔ وہ سوچنا چاہتی تھی، فرار کا کوئی راستہ، مدد کی کوئی صورت، اور تب ہی اس نے لکڑی کی اس دیوار کے پار وہ آوازیں سنی۔ عربی میں تیز تیز بولتا ایک آدمی جیسے دور سے چلتا ہوا اسی طرف آ رہا تھا۔ پاشا تمہیں جان سے مار دے گا اگر اسے علم ہوا کہ تم اس لڑکی کو اٹھا لائے ہو۔ کہ بحری جہاز روانہ ہو جائے، پھر میں یہاں سے بہت دور چلا جاؤں گا جہاں پاشا کے فرشتے بھی نہیں پہنچ سکتے۔ دوسری یہ آواز ذرا جھنجھلائی ہوئی تھی۔ وہ دونوں اسی دیوار کے پیچھے باتیں کر رہے تھے۔ تم امید کرو اور تم اچھی امید کرو، کیونکہ اگر پاشا کو… آوازیں دور جا رہی تھی، اب وہ مبہم ہو گئی تھی۔ اس نے ان کی باتوں پہ غور کرنا چاہا۔ وہ پاشا کا ذکر کر رہے تھے، کچھ ایسا جو اس کے علم میں نہیں تھا۔ بحری جہاز کی روانگی اور پاشا کی لا علمی۔ تو کیا پاشا کے کہنے پہ اغوا نہیں کی گئی تھی؟ وہ کتنی ہی دیر اپنے درد کرتے سر کے ساتھ سوچنے کی کوشش کرتی رہی، مگر کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ اس نے ہاتھ میں پکڑے فون کو دیکھا۔ اس فون میں ترکی کا ایک ہی نمبر تھا۔ جب وہ ریسٹورنٹ میں اپنا ترک موبائل چھوڑ کر گئی تھی تو اسے اسی پاکستانی فون پر پاشا نے کال کیا تھا۔ اس نے وہ نمبر محفوظ نہیں کیا تھا، مگر وہ کال کا لوگ میں پڑا تھا۔ اس نے کپ کپاتی انگلیوں سے لوگ کھولا، وہ خالی تھا۔ صرف ایک کال تھی جو ترکی آتے ہی ابا نے اس نمبر پر کی تھی، باقی لوگ ارم نے مٹا دیا تھا۔ اس کا سر گھومنے لگا۔ ہر طرف اندھیرا تھا، ہر راستہ مسدود، ہر دروازہ بند۔ وہ 30 سیکنڈ کی کال کس کو کرے؟ سارے ایمرجنسی نمبر ترک فون میں تھے اور ترکی کے دوسرے نمبر اسے زبانی یاد نہیں تھے۔ فون نمبر حیا سلیمان کو کبھی زبانی یاد نہیں رہتے تھے۔ بوجھ پھر سے اس پر لڑکنے لگا۔ اس نے موبائل کی روشنی اس پہ ڈالی اور ایک دم بالکل شل رہ گئی۔ وہ لمبے سنہری بالوں والی ایک لڑکی تھی جو اس پر گری تھی۔ اس کے منہ اور کندھے سے خون نکل رہا تھا۔ بغیر آستین کی قمیض سے جھلکتے اس کے سنہری بازو پہ کچھ لکھا تھا۔ اس نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے اس کے بازو پہ موبائل کی روشنی کی۔ وہاں سیاہ رنگ سے انگریزی میں لکھا تھا، نتاشا۔ شاید اس کا نام تھا، اور وہ اس کے نام کا ایک بدصورت سا ٹیٹو تھا یا جلا ہوا کوئی داغ۔ اس نے موبائل کی روشنی ادھر ادھر دوڑائی۔ اس چھوٹے سے دربے میں ہر طرف لڑکیاں تھیں، ایک دوسرے کے اوپر گری ہوئی، بے ہوش، بے سود پڑی۔ کسی کے چہرے پر نیل تھے تو کسی کے بازوؤں پر خراشے یا جمع ہوا خون تھا۔ خون کی بو اور سر میں اٹھتا شدید درد۔ اس کا جی ایک دم متلانے لگا تھا۔ اسے محسوس ہوا اور وہ پھر سے ہوش کھو دے گی۔ اپنے نکارا فون کو کھلتے کلچ میں ڈالتے ہوئے اس کی نگاہ اندر پڑنے لگی۔ اس کی نگاہ اندر پڑے کارڈ پہ پڑی۔ اس نے جلدی سے وہ کارڈ نکالا، اتصالات کا کالنگ کارڈ جو انہوں نے ابو ظبی میں خریدا تھا، مگر اب وہ بیکار تھا۔ اس نے اندر انگلیاں ڈال کر ٹٹولا اور پھر یہ طے شدہ کارڈ نکلا۔ کارڈ کو سیدھا کر کے اس نے گھٹنے پہ رکھا اور موبائل کی روشنی پہ اس پر نظر ڈالی۔ آف وائٹ کارڈ پہ لکھے سیاہ الفاظ روشن ہوئے، شیخ عثمان بشیر۔ نیچے ترکی کے 3 نمبرز لکھے تھے، آفس، گھر اور موبائل کا۔ اس کا دل نئی امید سے دھڑکنے لگا۔ اسے ایکسٹینشن یاد نہیں آ رہی تھی، کوئی تاریخ تھی، کوئی نشان، کوئی مشہور واقعہ۔ اس نے آنکھیں بند کر کے یاد کرنے کی کوشش کی۔ اسے یہ 30 سیکنڈ کی کال ضائع نہیں کرنی تھی، مگر اسے یاد نہیں آ رہا تھا۔ سر میں اٹھتا درد اب ناقابل برداشت ہوتا جا رہا تھا۔ اس نے آنکھیں کھول کر دوبارہ کارڈ کو دیکھا اور کچھ سوچ کر موبائل نمبر ملایا اور فون کان سے لگایا۔ ترک میں ریکارڈنگ چلنے لگی تھی، جس کا مطلب یہ تھا کہ فون بند ہے۔ اس نے ڈوبتے دل کے ساتھ گھر کا نمبر ملایا، گھنٹی جا رہی تھی۔ وہ بے چینی سے لب کاٹتی سنے گئی۔ اس کی امید کا دیا بار بار جلتا بجھتا جا رہا تھا۔ بند کمرے میں خون کی عجیب سی بو پھیلی تھی، اس سے سانس لینا دشوار ہو رہا تھا۔ دوسری جانب گھنٹی ابھی تک جا رہی تھی۔ پلیز اللہ تعالیٰ پلیز۔ اس کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ السلام علیکم۔ اسی لمحے فون اٹھا لیا گیا۔
कौन? उस्मान अंकल? वो तेजी से बोली। नहीं, मैं इनका बेटा सफ़ीर। वो जो भी था ज़रा चौंका। मैं हया बोल रही हूँ। हया सुलेमान। मैं उस्मान अंकल के साथ आई थी। इत्तेहाद एयरलाइंस, सबांजी यूनिवर्सिटी एक्सचेंज स्टूडेंट्स। वक्त कम था और वो इसे तारुफ में ज़ाया नहीं कर सकती थी। क्या हुआ? आप ठीक तो हैं? नहीं, मुझे इन लोगों ने अगवा कर लिया है। यहाँ पर कोई कमरा है, मैं इसमें बंद हूँ। यहाँ 6-7 और लड़कियां भी हैं। प्लीज़ किसी से कहें कि मेरी मदद करे। वो तेज़-तेज़ बोलती गई।